तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लाइफ का फॉर्म है, हम जो जानते हैं, इवन चलो पूरी ब्रह्मांड को छोड़ो, सिर्फ पृथ्वी पे देख ले कितने सारे स्पीसीज़ हैं। तो उन सब स्पीसीज़ में से एक ऐसा चीज़ जो कि सालों से लगातार ग्रो हो रही है, लगातार एक विकास के मार्ग पे है। हाँ, एवोल्यूट हो रही है बार बार, लगातार, निरंतर। ये आई थिंक इट विल बी गोइंग टू दैट इटर्निटी। ये आखिर तक, इट्स वेरी इन्फिनाइट, ये अनंत है और ये आखिर तक चलेगी। और इस पूरे विकास क्रम में बहुत सी छाप, बहुत सी स्मृतियां हैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड में, इतिहास के रिकॉर्ड में, कि जो कि एकदम ब्रूटल, एकदम हैप्पीली, मतलब सारी चीज़ें आपको पूरी इंसानी इतिहास में अब तक के मौजूदा मिल ही जाएगा। दैट वाज, तो मैंने इसीलिए शुरुआत की एकदम एकदम बेस से। क्यों? क्योंकि इस इंसानी दिमाग का हमेशा से, या इंसान का, मनुष्यता का हमेशा से यही एक चाह रही है कि किस तरह से इस बुद्धि का विकास करे, इस ब्रेन को विकसित करे। क्योंकि देखो ना, हमेशा हम यही कर रहे हैं। मनुष्य की चाहत नहीं है सर, ये ब्रेन की चाहते में भी, इसीलिए कॉन्शियसली ब्रेन हमेशा थॉट प्रोसेस करते रहता है, या अनलर्निंग फेसेस में रहता है। एक कहते हैं ना, एक कहावत है, या हम कई बार कहते हैं कि दिमाग के ढक्कन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। दैट वाज सो वो हमेशा खुली रहे और आती रहे चीज़ें। लेकिन क्या हो अगर आप स्टक्ड हो जाओ किसी जगह पे, है ना, सोच को लेकर के, किसी नज़ारे को लेकर के, किसी इवेंट्स को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, लाइफ के अंदर में स्टक्ड हो जाना, जहाँ आप चौक हो जाओ, जहाँ आप होल्ड हो जाओ, वहाँ से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, चाह भी नहीं रही है। और दैट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइफ के साथ में होता है। तो जिस चीज़ की विकास में मनुष्य का इतना बड़ा एक भागीदारी रही है, योगदान रहा है, और आज या हमेशा शायद वर्तमान में मनुष्य इसी विकसित मस्तिष्क को लेकर के हमेशा परेशान रहा है। शायद, और क्लियर है, रहा है। और अभी भी मनुष्य इसी विकसित वस्तु के, या इसी विकसित चीज़ को लेकर के सबसे बड़ी परेशानी में है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। क्योंकि ये जितना विकास होता है उतना ही ज़्यादा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मूर्ख आदमी है, मैं कभी भी एजुकेशन को डाउन और अनएजुकेशंस को अप नहीं कर रहा, ये इस तरह की बातें करने की मेरी कोई उद्देश्य नहीं। मैं लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो कम ज्ञानी, कम नॉलेजेबल, कम पढ़ा लिखा, एकदम गांव का पीपल है ना, उसको एंजाइटी और इस तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशंस का कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जितना साधारण सिंपल आदमी, उतना ही उसका चाह भी छोटी सी, मतलब जो पूरा हो सके, लिविंग बीइंग के हिसाब, हाँ, मतलब उसके डिज़ायर्स कभी बड़े नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे ज्ञान इंक्लूड होता है ना माइंड में, एक तरह से एक आपका विकास होता है, उसके बाद आप इन्फिनाइट चीज़ों को एकदम कई लेवल ऊंचा, यू नो दैट यू कैन सोच सकते हो कि बुर्ज खलीफा भी आपकी हो जाए, ये सोच सकते हो। तो ज्ञान कभी भी गलत नहीं है, वजह फ़र्क सिर्फ पड़ता है इस्तेमाल पे, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका तरीका क्या है ज्ञान को लेने का, ज्ञान का यूज़ करने का। अब सोचो, फायर फायर जो है, आग जो है, एक बहुत ही पावरफुल वस्तु है। आग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन आग कहीं है तो उसकी हीट को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इट इज़ होगा ही। जैसे कि जीवन है तो मृत्यु भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसी तरह से आग है तो उसमें हीट भी है। तो इस दिमाग के विकास में अगर हमारी बहुत सपोर्ट है, मतलब इंसानों के लिए बहुत सपोर्टिव है। मतलब कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी। प्रोज एंड कॉन्स इज इन एवरीवेयर, नॉट इवन ओनली द टेक्निकल डिवाइसेस, एवरीवेयर। ओके, तो प्रोज एंड कॉन्स। तो मैं अभी कुछ समय से मेरे को ना 2-3 चीज़ों पे मोटी इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो साइकिक जो फिनोमिनान्स या कंडीशंस होते हैं ना, जैसे कि किसी तरह का साइकोपैथ, साइको किलर, सीरियल किलर कहना सही रहेगा। हालांकि ये जो बात आगे मैं करने जा रहा हूँ, बट एक बात है कि इस जो बात को मैं करने जा रहा हूँ, इस बात को सोचता हूँ और एक तरफ गीता को सोचता हूँ, तो मुझे बहुत सी मतलब
एक्सप्लेनेशन, बीच की गैप लगती है कि ये आदमी शायद ये दोनों को एक जगह पे रखे देखे तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए अटपटा सा लगे। तो मैं इसमें जितना हो सके क्लियर करना चाहूँ करूँगा आगे चल के, बट आज सिर्फ उस इवेंट के बारे में, मतलब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि साइकोपैथ किस तरह से या बिहेव करता है। मेरे पास में ना इंटरेस्टिंग, मतलब कहते हैं ना कि मुझे अगर अपनी कैरियर और इंटरेस्ट में चूज़ करने को दिया जाए मेरी दिनचर्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके, तो मैं अपना इंटरेस्ट पे ज़्यादा जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी डिज़ायर्स कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैं पेड़ों के नीचे में भी एसी अनुभव कर सकता हूँ और एसी में भी पेड़ों की छाँव खलता है मुझे, दैट वाज तो कोई इतना ये को रिलेटेड है, दैट्स इट। सो पहला इंटरेस्ट मुझे लगता है कि ये जो साइकिक मोमेंट्स होते हैं या साइकोपैथ्स या सीरियल किलर्स होता है, ये इसका दिमाग कैसे चलता है, ये क्या सोचता है आखिर उस समय, और मतलब कैसे वो चीज़ें सडनली हो जाता है। इससे पहले भी हमने एक दो स्टोरीज़ कवर की है, जैसे कि तंदूर कांड वगैरह, क्योंकि एक दो सीरीज़ पहले शायद। तो ये एक जिज्ञासा है मन का। और दूसरा तो खैर जो साइंस रिलेटेड की इंक्वायरीज़ है या रिलीजियस रिलेटेड की, मुझे स्पिरिचुअलिटी भी समझनी है और फिजियोलॉजी भी समझना है, सारी चीज़ें इवन समझनी है। और ख़ास करके जहाँ बात अटकती है कि ब्रेन और उसके फिनोमिनास, उसके प्रोसेस, उसकी बातें, तो मैं तो ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग है। इन्फिनाइट हो जाता हूँ। फिर मेरी बोलने की कोई हद नहीं हो सकता। शायद एक ही बात को मैं 10 तरीके से 10 बार बोल सकूँ, टाइम का अगर लिमिटेशन ना हो तो। देन इसीलिए ओके, मैं ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूँगा। तो बात करते हैं अब साइकिक ब्रेन, साइकिक ब्रेन्स की, हाउ दे फंक्शन। how they even function. Maybe will we use some kind of bad languages in this recording because it's required. Because we are going to be discuss about very brutal, very bloody, very shit mind kind of. So, a serial killer. Why we are call them? That's like serial killers. They are killers. They are actually killers. मर्डरर। दे आर द, उन्हें लाइफ की क्या वैल्यूज़ हो सकती है, उनके पीछे की सोच कैसे फंक्शन करता है, कैसे ट्रिगर होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं। देखो हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आ जाती है। मतलब अब तक के इतिहास में विद रजिस्ट्रेशन, मतलब विद रिकॉर्ड रजिस्टर्ड, ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लोगों ने ना सोचा आगे ना पीछे, जस्ट काम को दे आर अंजाम दिया। डन, उन्होंने कर दिया। कुछ ऐसे केसेस हैं जो समझ के किलर्स करे हुए। और बहुत बारीकी से, एक आधी किलर तो ऐसा है उनको पुलिस नहीं पकड़ सकी, वो सामने से आया पुलिस के पास कि मैं यार बोर हो गया था, मैं बोर हो गया था भाई। अब जैसे कि मैं बात करूँ ना, टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग से इंसान के इतने करीब, इतने सपोर्टिव नहीं था क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे। जैसे जैसे उनका आविष्कार हुआ, जैसे जैसे वो लोगों के सामने आई, चाहे वो किसी भी तरीके से आई हो, जैसे कि बहुत सारे इन्वेंशंस जो है, आविष्कार जो हैं, वो स्पेस रिसर्च से हमें मिलती है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वाईफाई, दैट्स 90%। तो इन सारी डिवाइसेस का, मतलब इस तरह का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, हर एक फील्ड ने अपने रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग लिया है। हिसाब से उसको डाल रखा है। Yes, and they are the very conscious mind. They have used that technology in their working field. इवन सोचो कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो 70 के दशक में या 60-70 के दशक में, उस समय टेबलों पे कंप्यूटर्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन दूसरे डिवाइसेस थे। आज आप टाइप करने के लिए जो कीबोर्ड का यूज़ करते हो ना, कीबोर्ड आर एग्जिस्ट लाइक अ बिफोर देन कंप्यूटर, राइट? क्योंकि टाइपराइटर कंप्यूटर से पहले से उपलब्ध है। फैक्स, प्रिंटिंग मशीन्स, टेलीफोन्स, कैलकुलेटर्स, ये मशीन्स थी। पेजर, राइट? अभी मैसेज करते हैं, उस समय पेजर्स थी। और रिकॉर्डिंग डिवाइस, डॉट वाला क्या होता था? तुम टेलीग्राफ या डॉटेड। और दूसरी चीज़ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ठीक है। आई थिंक ये इन्वेंशन एडिशन ने किया था। एडिसन ने ऐसा किया था पहली बार शायद। गलती से इन्वेंट हुआ था। इलेक्ट्रिक स्ट्रिप पे किसी तरह का एक पैटर्न बना करके फिर बाद में उसको रीगेन कर पाना, इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो 70s के टाइम पे
बहुत से जो इंटरव्यूज़ हुए हैं ना, क्रिमिनल इंटरव्यूज़, और वो क्यों हुए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उन इंटरव्यूज़ को ऑन रिकॉर्ड रखा गया है, और वो क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका पीछे एक पर्सपेक्टिव था, एक रीज़न था कि इन केस स्टडीज़ को लेकर के हम एज ए डेटा, मतलब सोचो डेटा कलेक्ट करना कितना शुरुआत से हो रही है, और डेटा कलेक्शन जो है ना, डेटा का कलेक्शन जो है, कलेक्ट करना उसको एक बहुत इफ़ेक्टिव थिंग है इन फ्यूचर, कि आगे होने वाले क्राइम्स को हम ये पीछे हुए हुए क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज से, हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द या आसपास उसके बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। स्पॉट कर सकते हैं क्रिमिनल को। दैट्स इट। तो आई थिंक 70 के टाइम पे एक यूनिट क्रिएट होता है, बिहेवियरल साइंस, ठीक है। तो ये जस्ट ट्रैक करता है कि आदमी का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है क्राइम के पीछे का, बिहेवियर्स क्या था, बिहेवियरल साइंस। ओके, तो आगे बढ़ूँ मैं, उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स में 2017 में एक सीरीज़ आई थी, मे बी इट्स कॉल्ड माइंड हंटर्स। तो एक बार देखना चाहिए, जो भी क्रिमिनल हिस्ट्रीज़ में या इस तरह का साइकोपैथ्स में इंटरेस्ट रखता हो, जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो उस सीरीज़ को देखें, तो मे बी दे विल बी एंजॉय इट। मतलब अब इस तरीके की चीज़ों में ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अंडरस्टैंड होगा उनको और अच्छा लगेगा उनको। आई थिंक एक होता है ना क्रेविंग, एक क्यूरियोसिटी रहती है, वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा। हाँ हाँ, वो क्लियर होगा। तो माइंड हंटर 2017 में रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे। इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन। आई थिंक 2-3 सीज़न हैं इसके, और इस पूरे क्रिमिनल के जो हिस्ट्रीज़ या स्टोरीज़ उसमें होता है, चलता है, वो सारे रियल हैं, है ना। मुझे तो खास करके वो किसी किलर जिसका नाम था एड कैंपर, उसका बहुत अच्छा लगा, उसकी इंटरव्यू, उसका साइकोलॉजी, उसका मेंटल स्टेट और हेल्थ एक्चुअली क्या है उसके बारे में। तो होता क्या है, 70 के टाइम पे इस यूनिट का क्रिएशन होता है, ये यूनिट क्रिएट होती है, और वेरी लो बजट यूनिट होता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा दाव नहीं लगा रहा होता है। नई जितनी भी यूनिट होती है वो लो बजट से स्टार्ट होती है। जब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है चीज़ों को सॉल्व करने में, तो फंड बढ़ा देते हैं। कहते हैं कोई भी बातचीत आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इतने टिप्स तुम्हारे पास होने चाहिए कि सारी बातचीत रिकॉर्ड हो। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं क्लियरली बोल दूँ तो इसमें एक चीज़ वो रिकॉर्ड करती है, वो जाते हैं एक किलर से मिलने के लिए। ने 14 औरतों को, या सॉरी 9 औरतों को बंधक बनाता है, बांधता है, एक के साथ रेप करता है और बाकी 8 को मार देता है, ठीक है, एक ही रात में। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे किलर्स हैं जो कि 90 मिनट में 14 मर्डर कर रखे हैं, है ना, दे हैव रिकॉर्ड। सो तो ये जो आदमी से मिलने जाता है, तो ये कुछ कहना नहीं चाहता, मतलब उस तरह से बात नहीं करना चाहता खुल करके उस इंटरव्यू को, उस इवेंट्स के बारे में। तो ये जो एजेंट होता है, ये स्टार्टिंग ही ऐसे करता है कि बिहेवियरल साइंस जो था ना, वो एक तरह का टीम थी ना शायद, जैसे CBI, FBI। सो FBI के अंदर में ही आता, FBI के अंदर में ही ये डिपार्टमेंट आता था, एक, हाँ, नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग फंडिंग ऐसे नहीं उन्होंने की थी, बाद में उन्होंने उसको अच्छे से पानी डाला, सींचा, पेड़ बनाया उसकी, उन्हीं की अरे उसको क्या कहते हैं, उसको उन्हीं के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो इसमें वो जो 8 औरतों वाली कांड थी, हाँ, तो उस पर वो बंदा, मतलब आई थिंक 2-3 दिनों से ड्रग्स ले रहा था, ठीक है, बहुत बुरी तरह से नशे में, और सुबह से दारू पी रहा था, और जस्ट उन्हें उसको चोरी करने की सूझी और अंदर घुसा, तो वहाँ पे आई थिंक नर्स जो थी ना, नर्स का एक हॉस्टल था वो, और वहाँ पे 8-9 नर्सेस थी वहाँ पे, somehow kind of they are young lady girl who have, so उसके देख के दिमाग खराब। तो इस चीज़ को उगलवाने के लिए वो एजेंट क्या यूज़ कर रहा है, इट्स में भी हमें बेप डालने पड़ेंगे इसमें। वो कह रहा है कि तो तुमने नौजवान देख के तुमने क्या सोचा, क्या करना चाहिए तुमको, तुम्हारे सामने थी नौजवान हसीन, तुमको तो सबकी बजाने की इच्छा कर रही होगी। कह नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने एक की बजाई, ऑटो को मैं दिखाना चाहता था बस, देखा, फिर क्या, फिर मैंने ऑटो को मारा, एक को छोड़ दिया तुमने, मैं भूल ही गया था उसके बारे में, वो उड़ गई मेरे से। ट्रिकी क्वेश्चन। वरना मैं ऐसे, वो खुलता है और बोलता है। तो इस रिकॉर्डिंग को ना वो
हाइड कर देता है तो कहता है FBI टॉप लेवल कि नहीं, किसी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं, हमें सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा होना चाहिए कि हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि हमारा एजेंट कौन है और क्रिमिनल कौन है। इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों एक ही से सुर में बोल रहे हो। तो पहला इंटरव्यू जो करता ना, जो एड कैंपर, ऐड का करता है। एड कैंपर, बड़ा सॉफ्ट और बहुत अच्छे तरीके का इंटरव्यू रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि ह्यूमन ब्रेन हाउ इज़ द हाउ, देखो रिएक्ट कैसे करता है, ये सबसे बड़ा चीज़ है, रिएक्ट कैसे करता है। तो पश्चिम में पहले तो सोचता है उसको फंक्शन कराना पड़ता है ना। यस, तो पश्चिम में एक चलन है जिससे चीज़ें फंक्शन होती है और जिस हिसाब से रिएक्ट होता है ये चीज़ें, इसको समझते हैं। तो पश्चिम में चलन क्या है कि देखो वहाँ इजीली एक लेडीज़ के 2-4 जेंट्स से संबंध, रिलेशन और शादियाँ भी, फिजिकल्स भी, दे आर ए वेरी, देखो ये उनका नज़रिया है। आई एम नॉट हाँ, क्यों किसी वो को भी पोक नहीं कर रहे नहीं कर रहा है। वी आर ए रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस, ऑल द उनकी मर्जी जैसे तरीका रहो ना, बस करें। तरीका वो है कि इंसान भाई को इसी चीज़ की फ्रीडम है बहुत गहरे में कि वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, इसको तो आज़ादी कहते हैं। और यही आज़ादी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि माइंड विकसित इतना हो गई है कि अब आप आज़ाद हो, पहाड़ों में भी गुजारा कर सकते हो, बसर गुजर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर कैद रह सकते हैं। हाँ, अब तुम इस मस्तिष्क के अंदर ये भरी हरी भरी दुनिया लेके पहाड़ों में जाओगे, देन तुम इसी दुनिया के होके रहोगे। दैट्स टेली कम्युनिकेशन होता रहेगा मे बी। फंक्शंस, हाँ, तो देखो यहाँ पे बात है कल्चर। तो ये जो मैंने बताया कि इस तरह का शादी, और ये इससे क्या होता है, गहरा इम्पैक्ट द अपकमिंग जनरेशन पे होता है, जो कि है, लॉयल्टी खत्म हो जाती है। देखो 3 टाइप ऑफ लाइफ तो हमेशा चलता है, जो जाने वाले, जो आ चुके, जो जी रहे हैं, रह रहे हैं। ये 3 तरीका मान लेते हैं, चाहे बहुत तरीके होते होंगे लेकिन 3 तरीके बेसिक मानते हैं। तो इस वाले में क्या होता है ना, जो जाने वाला मिडिल ऑफ द एज होते हैं, मिडिल ऑफ द एज होते हैं, उनका डिसीजन, उनका चुनाव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो उस पीक पे होते हैं, एकदम टॉप पे, जहाँ पे उनका डिसीजन बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अब सपोज़ कि मान लो किसी बड़ी संस्था में कोई एक आदमी है कार्यरत, जैसे कि किसी मंत्रालय में का एक आदमी। अब वो आदमी कुछ रूल पास करता है उसके अपने विचारों से, समझ से, सूझबूझ से, जिसकी उसको आज़ादी है, और नहीं है तो फिर गलत है पॉलिसीज़। तो ऐसा कुछ जिससे कि होता है कि चीज़ें एप्लीकेबल, और चीज़ें उस समय बहुत गहरे में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो आदमी मंत्रालय से ताल्लुक़ रखता है। तो इसीलिए और इसको सर ऐसे भी तो समझ सकते हैं जैसे अभी वो LGBTQ चल रहा है। हाँ ये, या फिर हम लोग इसको टेक्निकली समझें तो आप नए व्हीकल्स जो लोगे VS6 के, उसके अंदर में जो टेल लाइट, हेड लाइट है, वो ऑलवेज ऑन रहना चाहिए। वाई दिस इज़ द फंक्शन, है ना ये। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ना गहरे में इम्पेक्टेड, मैंने दोनों सूत्रों को रख लिया आपके सामने। तो ये सेम गहरा और बड़ा इम्पेक्ट बहुत छोटे से हिस्से, यानी आपके लाइफ में भी तो है, कि यहाँ पे आप डिसीजन लेते हो कि कौन से लाइफ पार्टनर रखना है, किसके साथ होना है, आगे का लाइफ क्या रहेगी मेरी, शादी कैसे, शादी का बाद कैसे क्या, और इवन आने वाला जो जनरेशन है जो आपके थ्रू आएगा, जो कि आपका बेसिक नीड है वंशज को आगे बढ़ाने के लिए, एक रिक्वायरमेंट भी है फैमिली की, तो ये खतरे में आ जाती है। अब यहाँ पे होता है कि एक छोटे से डिसीजन, हाँ, किसी भी एक छोटे से डिसीजन पे, क्योंकि वो फिर फंक्शन हो जाता है उस चीज़ को लेकर। देखो एक बंगाली सॉन्ग से मैंने एक शब्द मतलब सुने थे, चुराए नहीं हैं, मैंने किसी बंगाली सॉन्ग में एक शब्द सुने थे कि 2 किनारे अगर एक होना ही नहीं चाहें, 2 किनारे अगर एक होना ही ना चाहता हो, तो फिर सेतु का कोई अर्थ नहीं बनता, वो सेतु का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं 2 किनारे अगर एक होना चाहें तो सेतु तो राम भी बना सकते हैं, सॉरी, सेतु तो राम जी भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, एवरी पर्सन। और ना ही कोई ईंट कंक्रीट से बनानी है, जरूरी नहीं, पत्थरों से भी बन सकती है। सर नेचर भी बना देता है। हाँ, अब दोनों मन का मिलन, इवन देखो किसी चीज़ को जस्ट एक्सेप्ट करके नहीं रहना है, दिस काइंड ऑफ रिलेशंस इट्स वेरी डेंजरस। ऑलवेज एक तरह का पॉसिबिलिटीज रहता है, कुछ भी हो सकता है, इवन रोटेशन हो जाता है, पूरा घूम जाती है, ट्विस्ट आ जाता है। तो डीपली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रिलेशन, तो दोनों सेतु को एक होना चाहिए,
नहीं, सॉरी, दोनों किनारों को एक होना चाहिए, तभी जाके वो सेतु का कोई मतलब बनेगा, वरना ये सेतु जो है वो तो टूट ही टूट जाएगी। दैट्स इट। सो अब जो जनरेशन बनता है वहाँ पे बच्चे हैं, वो ऐसा सिचुएशन को अनुभव करते हैं कि माँ है divorce अकेला है, या बाप सिंगल मॉम है, अब मॉम किसी अदर पर्सन के साथ बॉयफ्रेंड के साथ में आना जाना कर रहे हो, क्योंकि वहाँ तो ये चलन लीगल है और आसान भी है पश्चिम में, तो आना जाना, और वो देख रहा है। हालांकि 70s 80s 90s के टाइम पे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, और इवन इसीलिए अभी भी होंगे थोड़े जो भी हैं, हाँ ठीक है, अब चीज़ें ना बहुत सूझबूझ से की जाती है, फिर भी अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए, ऐसा कहना सही रहेगा। क्योंकि देखो, जैसे इस्कॉन जैसे संस्थाएं ना वहाँ पे ग्रो की, क्योंकि उनका एक ही ज़रूरत था कि भाई कुछ चाहिए। वाई हिपीज आर ए कन्वर्ट टू द हैप्पीज। अगर इस्कॉन की मैसेजेस देखें तो वाई द हिपीज आर कन्वर्टेड टू द हैप्पीज। ओके, तो ओशो की एक कहानी याद आती है मुझे, क्योंकि हमने इस पे हिपीज़ का जिक्र किया, तो हिपीज़ का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हालांकि मेरा ऐसा नहीं मानना है, लेकिन हाँ, ओशो का ये एग्जाम्पल, मुझे उनकी प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है। So that's why that punchline will be add on this recording also. So that case is कि two hippies are going in a way in a road. Two hippies are walking on a road. Sorry, हम इसे हिंदी में कर ले तो अच्छा रहेगा, लिसनिंग में। तो दो हिप्पीज रास्ते से चले जा रहे थे, तो एक हिप्पी कहते हैं दूसरे हिप्पी को कि मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, पिछले आधे घंटे से एक बदबू आ रही है, आई जा रही है, और हम मीलों दूर चल चुके, मतलब हम बहुत दूर चल चुके हैं, फासले कई किलोमीटर में चल चुके हैं, कई बहुत ज़्यादा दूर चल चुके हैं। तो अगर ये बदबू कहीं चीज़ किसी जगह से आ रही होती तो अब तो जा चुकी होती। चलो एक बार आती, फिर गैप आती, फिर एक बार आती, लेकिन ये कंटिन्यू है और हम ही एक दूसरे के साथ चल रहे, इस रोड पे कोई और भी नहीं है। तो बात क्या है? बात क्या है? आ रही है, जस्ट कंटिन्यू। ना 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 ना, तूने पखाना किया अपने पैंट पे है कि तूने अभी पखाना किया अपने पैंट पे, या तब से किया है? क्या कि नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोले ना ना, मुझे डाउट है। अब दूसरा हिप्पी कह रहा है पहला हिप्पी से। अब पहला हिप्पी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आज मैंने किया ही नहीं है, आज तो मैंने किया ही नहीं है भाई, मैं मान ही नहीं सकता इस बात को। फिर दूसरा कह, तू खोल अपनी पतलून। नहीं, मैं क्यों खोलूँ? फिर ये ज़बरदस्ती खोलता है। ये क्या, देख मैं कह रहा था। बोले आज की थोड़ी है, तो कल की है। मैं आज किया ही नहीं हूँ, बोल रहा हूँ मैं आज नहीं किया हूँ। हाँ, कल मैंने किया था, ठीक है। तो दिस आर द हिप्पी, ठीक है। ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर आपत्तिजनक है तो इस सेक्शन को काट देंगे, लेकिन हिप्पीज दे एक्चुअली साइकिक पीपल, केयरलेस। अब तरह तरह के हुए होंगे, अलग बात है, लेकिन जो नशेड़ी होते हैं, जो रोड वाले होते हैं ना, एकदम ज़ोंबीज़ क्यों एग्जिस्ट करता पता है? दे आर द सेकंड काइंड ऑफ हिपीज, या दूसरा हिपीज। आई थिंक मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग मे बी, एंड दे आर ईटिंग लाइक व्हाटएवर। सो मे बी अगर दूसरा किसी प्लैनेट से बिलोंगिंग हो ये ज़ोंबीज़ सॉरी, तो मे बी दे आर काइंड ऑफ हिपीज। तो ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि देखो, मैरिजेस सक्सेस नहीं होता, जिसके चलते आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है उससे, और उसकी कॉन्शियसनेस की इस तरह से वाट लगती है, जैसे कि मान लो अब एक औरत, मैं एक सिचुएशंस बताता हूँ। अब एक औरत है जिसने एक मर्द पे ट्रस्ट किया और उसको ट्रस्ट करके उसके साथ हो ली। अब उसके बाद में दोनों के अच्छे बर्ताव के वजह से एक दूसरे के प्रति, या तो कुछ और चीज़ के वजह से, वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर एक बच्चा होता है, मान लो इवन 4-5 साल का, या 2-3 साल का, या 6-7 साल का। फिर एक ऐसा मोड़ आया कि इसने भी अपनी कहीं पसंद बनाई, रुचि दिखाई दोनों का, फिर दोनों सेपरेट हो गए हैं। अब उसके बाद में एक लेडी जो कि अपना एक जेंट्स पे ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ, तो वो लेडी जो है ना, जेंट्स के प्रति रियली एकदम से हेट वाला सेक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इवन जो भी साइकोपैथ्स है ना, फीमेल आर ए मे बी फ्यूज, बहुत कम, एंड मेल आर ए वेरी मोर देन, बिकॉज दे आर द मैक्सिमम काउंटिंग, मेजॉरिटीज इज द मेल एंड माइनॉरिटीज इज इन द फीमेल मे बी। देन अब जो लड़का है वो इनिशियल स्टेज पे है, किस चीज़ के? लाइफ
अवेयरनेस के, ठीक है ना, जीवन को समझने में एकदम शुरुआती स्टेज पे है ये, चढ़ ही रहा है। चढ़ ही रहा है, राइट राइट वर्ड। सो अभी वो चीज़ें ज़्यादा समझेगा, यू नो, क्योंकि ये विकास के मतलब एक शुरुआती फेज पे आपको अगर बाइक रेस में आगे जाना हो तो आपको पूरा एक्सीलेटर लेके गियर छोड़ने आना चाहिए, देन मे बी यू आर द गुड राइडर, टॉप राइडर। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर थोड़ा सा लेके क्लच को रिलीज करते हैं, नहीं, जो एक्चुअल राइडर होता है ना वो पूरा लेके क्लच रिलीज करते हैं, जो कि आप ठुका जाओगे, है ना। ह्यूमन ब्रेन्स आर वर्किंग लाइक दिस, है ना, बहुत ज़्यादा। और उस समय पे वो किस तरह का सिचुएशन फेस कर रहा है, जैसे कि उसने कहा कि मॉम, अब ये डिपेंड करता है लेडी पे भी, दैट पर्सन पे भी जिसके साथ ये रिएक्शन या रिएक्ट जो रिलेशन है चल रही है, जो सीन चल रही है। तो अब ये कहता है कि मॉम मैंने ये किया, देन उसको कोई फिक्र ही नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो एक तरह से काइंड ऑफ जैसे कि होता है ना कि हम अगर मान लो किसी नशा को पसंद नहीं करते हैं, सपोज़ कि किसी दारू या दारू पीने वाला या कोई दारू नामक, मतलब दारू या दारू पीने वाला दोनों ही हमें पसंद नहीं है, तो वो उसकी बात चले या वो हमसे मिले तो हमारा दिमाग ना एक अलग तरीके का सिग्नल पास करता है उस समय, इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि रिएक्शन अलग, हाँ हाँ, दैट्स इट। अब ये औरत मर्द जात पे ही एक तरह से इग्नोरेंस डाल चुकी है, तो ये बेटा भी कुछ कह रहा होगा ना, तो दैट्स सेम, इट्स वेरी डीप इन उसका फिर साइकोलॉजी। बेटे पे इतना असर पड़ेगा कि वो कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा भी नहीं। तो जैसे कि वो कैंपर के केस में क्या होता है कि कैंपर की मॉम हमेशा से उसको नीचा दिखाता है और उसको अच्छा नहीं लगता चीज़ें, ये बिल्कुल भी रौब जमाना और ऐसे वैसी चीज़ें। तो ये अपनी मॉम एक्चुअली किसी पार्टी से आती हैं वापस, देर रात पार्टी से घर वापस आती है, और ये कैंपर पूछता है कि और मॉम कैसा रहा पार्टी, तो वो रिप्लाई करती हैं कि तुम्हारे जैसे ना काम या क्या कहते हैं उसको, नालायक औलाद के चलते मैंने आज तक किसी के साथ सेक्स भी नहीं किया इवन, क्योंकि तुम हो। और उसे बुरा लगता है, वो कहता है कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा था ये मरने वाली है, मैं इन्हें मार दूंगा, 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था। और उन्होंने ऐसा कहा, फिर मैंने उनकी गर्दन काटी, फिर कटे हुए गर्दन के साथ में मैंने ओरल भी किया। फिर मैं उनसे पूछ रहा था, यू एंजॉय इट, अब तुमने किया? वो भर गया था बहुत दिनों से, लेकिन वो बता ही नहीं रही थी कुछ। फिर इस तरह से बाकी मैंने 15-16 साल की लड़कियों को भी फांसा, मैंने उन्हें भी मारा, और इस तरह से जो है कैंपर कह रहा है उस समय कह रहा है कि हाँ मेरी मॉम ही वजह थी वो, क्योंकि उन्होंने अगर थोड़ा प्यार से मुझसे बात कर ली होती, थोड़ा अच्छा बर्ताव रख ली होती, थोड़ा मुझे समझ लेती, तो मैं शायद ऐसा नहीं होता। और ये बंदा को पुलिस नहीं पकड़ सका, ये बंदा खुद सरेंडर किया, पुलिस के पास में खुद सरेंडर किया। और क्या, और कह रहे तुम मुझे पकड़ने नहीं आ रहे थे, मैं बोर हो गया था, फिर मैं तुम्हारे सामने आया, और ये लोग मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं। वो जो इंटरव्यू लेने गया था ना, उससे कह रहा था ये कैंपर कि मैं पुलिस के सारे प्रोग्राम्स देख चुका हूँ, जो भी टीवी पे आते थे उस समय, और उस वजह से मैं जानता हूँ इन्हें इम्प्रेस कैसे करना, मुझे सारी चीज़ें पता है। और ये तो मुझे स्टाफ रूम में बैठा के शराब भी पिलाते हैं मुझसे बात करने के लिए। टोटल साइको। हाँ हो गया था सर, मतलब उसकी सिचुएशन समझ सकता है कि ना बचपन से अगर है ना उसको हेट ही मिलेगी ना, तो फिर वो वैसे तो रिएक्ट करेगा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, तो देखो ऐसा ही है दोस्त, तो तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगा रहे हो, तो ये दे आर द साइको, है ना, मतलब ऐसे कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। पड़ोसी ने उससे एक दिन पूछा होगा कि भाई तेरी मम्मी कहाँ है, तो उसने बोल दिया होगा बाहर गई हुई है बस, और वो उसने वापस पूछा ही नहीं होगा पड़ोसी ने। अपने जैसे पड़ोसी थोड़ी हो कि मम्मी नहीं है बारे बात तो खानो गट्टे खाई जे वी आर द इंडियन है। और इसका कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इवन अपना खुद का एक पर्सनल स्टोरी पर्सनल इवेंट बताना चाहूँगा। वहाँ पे सर बच्चे अकेले हैं, है ना, पड़ोसी वड़ोसी कोई नहीं है। अपने यहाँ तो घर वाले अगर हेट करते हैं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी लाड कर लेते हैं।
हाँ ऐसा दोस्त होता हो है। जाते हैं। और इवन देखो अड़ोसी पड़ोसी तो फिर भी एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जान रहे होते हैं। मैं अपना क्या कहते हैं उसको मेमोरी बताऊं तो वो ऐसा था कि मैं कुछ टाइम के लिए ना कोलकाता शिफ्ट हुआ था, क्योंकि और जगह कौन सी थी, बहुत अच्छी जगह थी, वो थी वेलूर मठ, है ना। वेलूर स्टेशन से मैं रोज़ लोकल ट्रेन लेकर के कोलकाता जाता था। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कभी मुझे मन करता तो मैं पानी के थ्रू जाता था, कभी मुझे मन करे तो मैं रोड के थ्रू जाता था। वहाँ रहता था तो वेलूर में ना एक्चुअली वहाँ पे मैंने देखा कि घर के बाहर जो सोसाइटी में मैं रहता था, एक रेंटेड हाउस था कंपनी की तरफ से। तो वहाँ पे क्या था ना कि कुछ एक औरतें नीचे शॉप में रहने, मतलब शॉप थे उनके शायद नीचे सोसाइटी के, तो वो ना एक ठेले पे एक चूल्हा रखती हैं, और आप जैसे आटा दे दो उनको तो वो रोटी बना के जस्ट दे देंगे आपको, राइट। या फिर आटा नहीं भी दोगे तो भी आप परचेस रोटी, कर हाँ, सकते हो, purchase रोटी वो खुद से भी बना लेते थोड़े बहुत, जस्ट रोटी, सब्जी नहीं। तो ये था, तो मैं कहा बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे तो होटल में थोड़ी सी ठीक है, बट अब डेली में ज़्यादा खाना नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो उसके लिए मैं ना उनको मतलब दिखता था कि अब लोग आते हैं जैसे बाहर से, मैं जैसे बाहर से रहने वाला एक था, सेकंड में पहचान उनको पता है कि मेरी फैमिली वैमिली कोई नहीं है यहाँ पे सब कुछ। और दूसरा कि मैं आ रहा हूँ तो मैं कुछ टमाटर और प्याज लेके आ रहा हूँ, नहीं सब्जी नहीं लेके आ रहा, या किसी तरह का डिश मतलब रेडी सब्जी नहीं लेके आ रहा। तो और मेरे बनाने की भी फैसिलिटीज़ नहीं है, मे बी दे आर नोइंग, बिकॉज हाउस कीपिंग के लिए जो आती हैं उनको पता है सारी चीज़ें कि इसमें किचन है और नहीं बात है, फैली जाती है। दैट्स इट। और चर्चे में भी पता नहीं। तो अब मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुआ, तो तीसरा दिन कहे वो आंटी, बेटा सब्जी नहीं खाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, सब्जी खाना पसंद है मुझे, लेकिन एक्चुअली क्या ना ज़्यादा ऑयल और बैलेंस्ड सब्जी नहीं मिलता है जैसा मेरे को चाहिए होटल में, तो इसीलिए मैं चटनी बना लेता हूँ। बोले ऐसे कैसे यार, बिना कुक्ड के तुम, मतलब बिना गर्म किए किसी चीज़ को रोटी के साथ, अनाज के साथ, इट्स डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब करना पड़ता है, बैचलर्स हम बहुत टाइम अपने लाइफ के अपने हिस्से में रहना, इसलिए। तो वो लेडी मेरे को ऑफ़र करती है कि बेटा हम भी तो खाना खाते हैं ना, तो हम भी सब्जी बनाते हैं, तो घर जैसा सब्जी वो तो खाएगा। मैं कहा आंटी मैं अब क्या ही बोलूँ, आप मेरे को बता दिया करना रोज़ का कितने होते हैं। तो ये उसको बिजनेस करना नहीं है, देखो। बिजनेस नहीं हाँ, है, व्यवहार है उसको सर, नहीं चाहिए व्यवहार। कि अमाउंट इंक्रीज़ करना है मेरे को मेरी मील में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप हो खुश है या वो, नहीं भी हो। जितना हाँ आ रहा हाँ है हाँ, उतने दैट्स में इट। खुश है वो। सो बट फिर भी आपकी केयरिंग, तो एक इवन अनजान लोग भी अनजान लोगों को केयरिंग करते हैं। इस और कल्चर का फर्क पड़ता है। कल्चर का फ़र्क पड़ता है। और देखो हमारे कल्चर में साइंस नहीं, सन्यासी ज़्यादा हैं, और सन्यासी ही सबसे बड़ा साइंस है, इस बात को तो इनकार नहीं करोगे ना। क्योंकि जितने भी ये सन्यासीगण हुए हैं ना, ये दे आर द वेरी साइंटिफिक पीपल, अपने अपने फील्ड में महारथी है। और ये साइंटिस्ट हैं एक हाँ। तरह से। और जितने भी साइंटिस्ट उस तरफ हुए पश्चिम में, वो सारे एक तरह से कहीं ना कहीं संतता को हासिल थे, राइट। बात है हमेशा से कही गई है, मैं कोई पहला नहीं, इससे पहले भी 1-2 महान आदमियों ने इस बात को कहा है, और मैं भी इस चीज़ को फिर से दोहराऊंगा कि साइंस को थोड़ा धार्मिक हो जाना चाहिए और धर्म को थोड़ा साइंटिफिक हो जाना चाहिए। यस, रिलीजियस को थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए, साइंस को नियमों थोड़ा को सा लेकर। रिलीजियस होना नियमों को चाहिए, लेकर। नियमों को लेकर के जो, बाकी तो सब सही है। हाँ जो बैरियर है ना चीज़ों को मानने का, जो पैरामीटर्स है ना, उस पर थोड़ा सा उस इंक्लूडिंग पर चाहिए। सोचना, अभी के टाइम को लेकर सोचना चाहिए। और आज के डेट पे हम एज ए इंडियन खुश हैं इस बात पे कि इसरो आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसरो दोनों चीज़ को लेकर चलती हैं। क्योंकि इसरो पे, खैर इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ऐसा माहौल का फेस करना बच्चों पे, और ये सब ऐसा भी नहीं है एज लिमिटेशन है कि 10 साल के लड़के ही करते हैं, 20 साल के, लेकिन ना बहुत शुरुआत से ही ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है कहीं ना कहीं। तभी सर अपने तभी ना जैसे जाके, दादा दादी होते हैं ना घर में, हाँ जैसे अगर बच्चे ने कुछ कर दिया हाँ तो डांट नहीं देते उसको। हाँ, ताकि वो ढीठ ना हो जाए। मम्मी पापा तो डांट देते हैं, मार देते हैं। हाँ, वो ढीठ ना हो जाए, दादा दादी, समझ रहे हो, एक तरह से वो कहते हैं कि एक ढीठ। उसे कहते हैं कि प्यार का पोषण देना चाहिए बच्चों को। हाँ, प्रेम ही तो है एक चीज़ को सहायक बनाने में, उसको समर्थ करने में, प्रेम ही बहुत। बांधे रखेगा वो। यस यस यस, नहीं तो ये छूट जाएगा और कुछ भी कर लेगा। दैट्स इट मैन। तो
अब ये पहली घर की एक्सपीरियंस उसकी ख़राब हो गई, तो इसीलिए ना बच्चों को प्यार देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, एक दो महान लोगों ने ये इस बात की सराहना करी है, इस बात के समर्थन करे हैं कि जो शुरुआत का टाइम है ना, हमें उसी समय से सेपरेशन नहीं करना चाहिए। हमें वेरी क्लोज सोसाइटी में मतलब अभी इनके कल्चर में क्या करते जो हैं सर, बच्चा 3 साल का होगा उसको अलग सुला लेते हैं फॉर फॉर खुद के एंजॉय के लिए, सेक्रीफाइसेस नहीं आते सर इनको। हाँ, दे आर ए वेरी आतुर अबाउट खुद दैट मैं सेक्स। बोलते अब एक 18-19 साल का लड़का है, खुद को रही है सर, मतलब ये चीज़ें गलत है ना। यहाँ सेक्रीफाइसेस मांगती, यहाँ चीज़ें सेक्रीफाइसेस मांगती। तो गुरुकुल यही सिखाती थी, हाउ यू कैन मेंटेन योरसेल्फ। तो इसीलिए तो एज लिमिट कम हुए ना, 18, 14, 12। उनके ही हुए हैं, तो देखो यहाँ अपने पे, यहाँ नहीं हुए। यहाँ पे क्या चीज़ है कि एक तो एज लिमिट नहीं होता है कि बच्चे हुए, लेकिन शुरुआती तरह तो मतलब लेवल पे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, दूसरा एक्सपीरियंस अगर सेम हो जाता है उसका, अब जैसे किसी सेकंड वाइफ मतलब लेडीज़ जो कि उसके लाइफ में आई लाइक वाइफ, इसको लेकर के भी उसका नज़रिया वैसा ही रहा कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, और कुछ तो चीज़ें ट्रिगर हो जाती है फिर। इवन बहुत सारे केसेस हैं वो जहाँ ट्रिगर पे होके आगे बहुत बड़ा रूप ले लेती है। लोगों ने अपनी चाहने वालों को पीस पीस काट के तंदूरों में भी जलाए हैं, घी लगा करके। लोगों ने अपनी चाहने वाले को पीस पीस काट के फ्रिज के अंदर प्लास्टिक में बांध के, जैसे कि कोई मटन हो या चिकन हो, पीसेस में प्लास्टिक में बांध के रोज़ गिद्ध को खिलाया हो। ऐसा भी लोग हुए हैं, ब्रूटल। कुत्तों पोटी पोटी करके कुत्तों या को, मतलब डायलॉग ऐसे ही नहीं बनाया वो। रजिस्टर्ड केसेस में से एक केस तो ऐसा भी है जहाँ पे एक कहीं न किसी तरीके का मतलब क्या कहते हैं उसको, संस्था चलती है जहाँ पे भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है। दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन दैट प्लेसेस। इन दिस प्लेस वन ऑफ अ टाइम एंड हैपन, मतलब एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी, जिसके दो आदमी मिलकर के किसी एक की मर्डर कर देते हैं और उसको पीसेस में काटते हैं, मतलब डिशेस में बना लेते हैं, कुक करते हैं, और वो वहाँ पे या उनको सबको खिलाते हैं। कहते हैं कि हमारे तरफ से दावत है आज। और क्योंकि वहाँ पे मीट के बहुत ज़्यादा प्रचलन है, मीट खाने के वैराइटीज़ ऑफ मीट है उनके पास में। और पता है सर, मैंने ये चीज़ सुनी है कि मतलब इंसान का मीट सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। और इवन वो लोग भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, और दे ऑल आर द हैंग्री पीपल, वेरी हैंग्री पीपल, और उनको खाने से मतलब है। और इवन वो लोग मीट खाने वाले कल्चर से आते हैं, तो भी वो तो उनको फर्क नहीं हाँ, उस उनको टाइम क्या ना, तो सूअर के भी खा लेते हैं, गौ माता, होगा कुछ भी उनके लिए तो कि सॉरी, मीट है। बीफ भी खा लेते हैं, और काइंड ऑफ थिंग। तो और उन्होंने खा ली। और ऐसे केसेस, इस तरह का साइकिक केसेस, और इवन ऐसे ऐसे भी हैं जैसे कि उसको बांध के टॉर्चर करना बड़ी ब्रूटल तरीके से। जैसे कि इंडिया की एक केस है, एक मेम साहब रहती हैं। मैं इस केस को डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट द सिचुएशंस को एक बार याद कर लूँ तो। अब बातें काफ़ी लंबी हो गई है, मे बी इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। दैट्स इट। सो होता ये है कि एक सोसाइटी था, आई थिंक ये बेंगलुरु में भी, और कहीं गोवा में, आई थिंक कहाँ पे, गोवा में भी शायद। छोड़ो प्लेसेस को अवॉइड। एक सोसाइटी में एक गार्ड रहता है, और वहाँ उस सोसाइटी में एक लेडीज़ रहने के लिए जाती हैं, पहले थोड़ा दिखने में अच्छा खासा कार चला के, और वो जाके वहाँ पे रहती हैं, और वो सिंगल वुमन थी और सेल्फ डिपेंडेंट थी, तो उनको कोई किसी चीज़ का वो नहीं था। तो अब उस चौकीदार को उससे प्रेम हो जाता है, काइंड ऑफ लव अट्रैक्शन हो जाता है एक तरह से, कि ये तो सोच लेता है, उसको तो कोई पता ही नहीं है इस बात का। अब ये बहाने खोजता है, कार सफाई करता है, ड्राइविंग सीख लेता है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसको नज़दीक आने के लिए। हाँ, देन ये बाहर चला जाता है, फिर वापस आता है नौकरी छोड़ के। आई थिंक कुछ चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है उस पर, उसी लड़की के द्वारा में भी, और जिसके चलते उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वो वापस आता है, वापस आकर के उसके छत पे छुपता है 2-3 दिन तक, और फिर उसका आने का वेट करता, आता है, उसको
अंदर से बंद करके जो चाहे तो करता है, खाता है, पीता है, मतलब इट्स टोटल ब्रूटल थिंग, उसको रूम में बंद करके, और वो बिल्कुल हेल्पलेस। तो ये चीज़ें इवन हो रही है, होती रही है, अब पता नहीं होती रहेगी भी कि नहीं, या बंद हो जाएगी। नहीं सर, ऐसे होते रहेंगे। बहुत से केसेस आते हैं ना, वो आयशा ईशान का केस आया था दिल्ली के अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, शुरुआत में ही मैंने बात ये वाली करी है, कंप्लीट करने से पहले फिर से रिमेंबर कराना चाहूँगा कि जब एक तरफ मैं गीता को लेता हूँ और दूसरी तरफ इस तरह के केसेस, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एविडेंस, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि अब तक गीता जैसा सुझाव या यूज़र मैनुअल या इंस्ट्रक्शन या काइंड ऑफ कंडीशंस या एक कॉन्शियसनेस को एक सही नामकरण या डिजिग्नेशन या दिशा देने का एक तरीका, ये अभी तक सभी लोगों में क्यों नहीं पहुंचा? दिस इज द ड्रॉबैक। इसके जैसे ना ग्रंथों में एक चीज़ लिखी हुई है कि ना, आपको नरक दो तरीके से भोगना पड़ता है और स्वर्ग भी दो तरीके से भोगना पड़ता है। कि एक तो आपके जो पिछले कर्म है ना, पिछले कर्म सर, उसको आप भोगोगे जीते हुए, क्या सर, समझ रहे हो आप? और जो आपके अभी के कर्म है ना, उसको आप भोगोगे मरते हुए। ठीक है, अगर जो बच गए, ठीक है, क्योंकि ना इतनी मतलब ना तो टाइमिंग लाइफ की है ना आफ्टर लाइफ की है, सबकी टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतने टाइम के अंदर ही ये करना है ना, मतलब आपकी एज फिक्स है, आपको पता है ना कि डेथ तो फिक्स होती है ना, भले वो किसी भी रीजन से है, कैसे भी तरीके से डेथ फिक्स होती है, तो उसको वो टाइम मिलता है कि ना तेरे को इतने टाइम में पिछले कर्म का जो बाकी है वो भोगना है, अच्छे करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो वापस वो नरक में भोगना। तो इसको हम लोग, आपने सर इसको आपने कभी ऐसे देखा होगा कि आपने बहुत सी सी आत्माएं देखी होगी, महान आत्माएं जो बचपन से लेकर मरने तक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी मौत बहुत बुरी होती है ना सर? देखिए क्या आपने सीन? ठीक है, इस चीज़ को ज़रा हम लोग गहरे में समझ लेते हैं, तो बात ये है, तो वो यूज़र मैनुअल वाली बात है ना सर, वो है ना, वो वही बात है कि ना आप गीता को नहीं खोलते हो, गीता आपको खोलती है, गीता ठीक है, आप शुरुआत कर सकते हो, ये आपके हाथ में। लेकिन मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जैसे आपने एक जीवन की एग्जाम्पल दी, तो मैं इसको एक दिन की एग्जाम्पल देता हूँ कि हर रोज़ हम लोग थोड़ा सा मर रहे हैं, हाँ, है ना, नरक हर सब भोग रोज़ रहे हम हैं, लोग हाँ, थोड़ा every सा day मर रहे हैं, और हर रोज़ हमारे कर्मों के, हिसाब अब हो रहे जैसे कि कल मैंने मेरे एक्सेल शीट में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिट कर दिया, अब उसके भुगतान मेरे को कल सुबह करना पड़ेगा, दैट इज मेल में रिप्लाई आएंगे कि यू पुट इट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन योर एक्सेल शीट, व्हाट Correct इज it, हाँ। दैट्स इट। सो इस तरह का मुझे एक आपको कल के, अंदेशा भी है इस चीज़ हाँ का, हाँ, है ना? तो ये अंदेशा आपको कब मिला है? जब मैं उस चीज में संलग्न हुआ, हाँ, उस तो चीज वो में घुसा। वही है ना सर कि मतलब गीता को पढ़ने के लिए गीता के पास आप नहीं जाओगे, वो बुलाएगी आपको, और आपके तो ये कर्म बात होने तो चाहिए है, आपके ये वैसे, बात तो है, है ना? आपको जानकारी होनी चाहिए, और जब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और सारी चीज़ें, सर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत ब्रूटल होती है कभी, या किसी न किसी ट्रॉमा से गुजरी, लेकिन वो बहुत अच्छी हो गई, हाँ ऐसा हो है ना? सकता है, बदलाव आ है ना, सकते हैं, है ना सर? वो बदलाव क्या होते हैं कि वो अपने कर्मों के ही होते हैं। और कर्मों के ही तो फल है, नतीजा। तो इसलिए तो कृष्ण कहते हैं ना कि नियति नहीं है कोई पूर्व निर्धारित, तू करेगा। मानव निर्णय इसे हर क्षण मानव निर्णय इसे हर क्षण बनाता और मिटाता रहता है। ये दुनिया भाग्य से नहीं, कर्मों से चलती है, राइट? तो इसीलिए अगर हम गीता को समझेंगे तो सबसे पहले कृष्ण हमें सांख्य का दर्शन कराएंगे। सांख्य वो चीज़ जहाँ पे कुछ करने नहीं होता, जहाँ पे कुछ करने को नहीं होता, कोई योग साधना कुछ नहीं करने को होता। सांख्य का मतलब है बुद्धिज़्म, जैन, क्योंकि भारत में बुद्धिज़्म उतना नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि इसमें कुछ करने को नहीं है। देखो, मूर्ति पूजन का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि उसमें कुछ करना होता है, और मूर्ति नहीं पूजने वालों का इतना ही अर्थ है कि कुछ करना नहीं होता, दैट्स इट। प्रार्थना वगैरह तो ही जाते हैं, दैट्स सेपरेट थिंग। सो
सांख्य यही है। तो इसीलिए बुद्ध को स्वीकृति नहीं मिली थी शुरुआती टाइम पे, क्योंकि बुद्ध कुछ करने को कहते ही नहीं थे ना। ये तो सांख्य का दर्शन था, बुद्ध पूरा सांख्य है। तो आगे जैसे जैसे इनकी धर्म गई, वहाँ पे फिर कुछ करने को हुआ है ना। अब तो वो है ना, धम्म पद वगैरह, फिर बहुत कुछ करने को ऐड ऑन हुए। तो लोग बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमेशा लोग करने पे बिलीव करते हैं। कभी भी सांख्य पे अगर बात खत्म हो गई होती तो अर्जुन कभी भी कर्मयोग जान ही नहीं पाता, है ना। आगे के योग के बारे में बात बाद में करेंगे। तो अगर सांख्य पे मान गया होता अर्जुन तो कभी कर्मयोग नहीं आता। तो गीता में सबसे पहले आपको मिलेंगे सांख्य, उसके बाद कर्मयोग, और अर्जुन जूझता हुआ मिलेगा हर चीज़ों में। वो सब योग आएंगे धीरे धीरे, लेकिन अर्जुन हमेशा अडिक्ट रहेगा, डटा हुआ, है ना। मैं तो नहीं करूँगा, समझो पहले मेरे अर्जुन मानता नहीं है। वो हर चीज को, हर एक, आपको क्या लगता है जो इस तरह के बात करने वाले होते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं, तो ये अर्जुन बहुत अच्छा पार्ट निभा रहे हो। वो कह रहे हैं क्या, हमें नहीं पता भाई, आप बताओ और गहरे में बताओ। तो कहा भाई अर्जुन तुम अब सांख्य नहीं समझ सकते, तो मैं तुम्हें कुछ करने की भाषाएं समझाता हूँ, चलो तुम्हारी तरीके से मान लेता हूँ। तुम कर ही रहे हो, और तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुम्हें कर्म योग समझाते हैं, चलो अब शायद इससे बात तुम्हारी पल्ले पड़े। तो कर्मयोग के बारे में हम आगे बात करेंगे। अर्जुन कौन थे ये भी जानेंगे, गीता भी है, हम ओपन करेंगे। तो इस तरह का क्राइम्स, सस्पेक्ट और चीज़ें ऐसी हुई है। देखो, गीता ही एक ऐसा चीज़ है जो कि युद्ध भूमि में हुई है, जहाँ पे दोनों तरफ की चीज़ें एक दूसरे को काटने को आतुर, यस, मरने मारने को आतुर, और उन्हें रस है एक दूसरे का गर्दन काटने में। ऐसा नहीं कह सकते, कुछ भी ब्रुटैलिटी कैसी भी हो, युद्ध के अंदर वैसे भी सब जायज़ होता था। बट ये महाभारत का युद्ध बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस के साथ लड़ा गया था। वो पहले वाली बातें अलग थी यार। हाँ, लेकिन अभी भी उसमें रूल भी है, अभी रूल है, अभी भी बहुत सारे रूल्स हैं। पर क्या होता है कि कुछ छोड़ देते रूल, बाकी सर अभी बहुत रूल है, ऐसी बात नहीं है लड़ाई में। दैट्स इट, कि आप किसी बंदे को पकड़ लेते हो तो उसको टॉर्चर नहीं करोगे। हाँ, मतलब अगर दोनों सेनाओं को पता है कि मेरा बंदा गया हुआ, हाँ, पकड़ रखा उसको, हाँ, तो टॉर्चर नहीं होगा वो। नहीं तो वो यूएन में जाके बोलेंगे। अभी इनका महाराज कौन है? हाँ, यूएन। अच्छा, ओके, दैट्स इट। सो इस बारे में हम बात करेंगे आगे। और कृष्ण को समझो, तब तक जानो कृष्ण को। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, हमेशा से। कृष्ण तुम्हें सबसे पहले वो समझाएंगे कि मल्टीटास्किंग नॉट पॉसिबल ओनली इन द टेक्निकल डिवाइसेस, it's possible in your mind also. So you are the multitasker, maybe then you just give some interest in Krishna. Yeah, कृष्ण को समझने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते थे। yes, कृष्ण घोड़े पे ही सवार है। That's it. और अपने घोड़े उनसे धीरे चलते हैं। हाँ, no, हम कोई हायरार्कीज नहीं कर रहे हैं। मैन, वुमेन, बोथ आर सेम, इस चीज को सब शुक्र सेम, मनाना चाहिए हम कि कम सब से एक कम हैं। अपने घोड़े चल तो रहे। सबके घोड़े चलते हैं। नहीं सर, बाकियों के घोड़े नहीं चल रहे। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं देता, लोगों को खराब लगे तो माफ़ करना, लेकिन नालियों में भी जीवन पनप रहा है, स्वर्ण महलों में भी जीवन पनप रहा है, जीवन हमेशा पनप रहा है। तो जीवन के पास में साइंटिस्ट ने सर जीवन कहाँ खोजा है? पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने आप को बदल डाले। आर्कटिक में, बर्फ के अंदर में भी 100 फीट जीवन है। नीचे हाँ, यस, ज्वालामुखी के पास में जीवन, सब जगह जीवन है। ऐसी जगह जीना, सब जगह पनप रहा था जीवन। पृथ्वी जीवंत है एक तरह से, इसकी कण कण जीवित है। ये धरती मेरी माँ है। माँ, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे शक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। चलो चलो, तो गुड नाइट। गुड नाइट फॉर टुडे। पंछियाँ आसमान में और खुला आसमान बहुत ही प्यारा है। दुख की बात क्या है ना, हकीकत जाते जाते, कि ये शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो अगर आपको मन करता हो कि कोई 350 सीसी या उससे अबव
के बाइक लेकर के 200 प्लस स्पीड में भगाने का, अपने प्रिय को पीछे बैठा के पिलियन सीट में, जो कि कंफर्टेबल हो ऑब्वियसली, बिना सोचे समझे निकल जाना। बिना सोचे समझे आप कहीं जाओ और जाके टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, इवन दैट उस ट्रिप को एंजॉय करो। तो ऐसा अगर लगता हो तो कर लेना चाहिए। इट्स टू एडवेंचरस। सो वंस अगेन गुड नाइट। और टेक्नोलॉजी का यूज़ देखो, वो जो क्राइम सस्पेक्शन मतलब उस माइंड, तरीके से ना करे। हाँ, माइंड हंटिंग की बात कर रहे थे, ये जस्ट एक तरीके का बातचीत था। ये तो बस लोग हैं, हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और कैसे कैसे लोग भी होते हैं। यस। और इस पॉडकास्ट को मतलब इस रिकॉर्डिंग को हमने हमेशा से एक प्रैक्टिकल टच दिया है, रियलिटी, क्योंकि Time दे रहे हैं हम वो जनरेशन है जो गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं, राइट? सो गाइस, इफ वी आर यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स, देन वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। शब्दों को पूर्ण करने के लिए वो शब्द बोलने पड़ते हैं। और मैं हमेशा से जैसे कहता आया हूँ कि एक पागल को राइट्स होता है हर चीज़ कहने का, और हम कुछ भी कह सकते हैं। That's why we are always the mad man. We have had in hand THC. Oh, just subscribe this THC. No, this THC is in your hand only. So you just subscribe this. That is the actual word what Rahul want to say. So that's it. So THC, it's just like a talking head conversations. The head is always talking anything. So just 60,000 we are recording that conversations only. Yeah. 60,000 per day. अब तो माइंड में आने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए। आपकी बातचीत तो ये शांत रहेगा। आपको काम देगा। बातचीत से ना एंजाइटी अगर सच में अनुभव कर रहे हो, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि जो डाउन पीपल है वो एंजाइटी को अनुभव नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अगर अनुभव एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कोई वे निकालो इसको फ्लोट करने का, इसको बहाने का। जैसे आप गंगा में पाप धोते हो ना, जैसे की बातें हैं, वैसे ही ये इस चीज़ का विसर्जन इस तरह से होगा कि आप बातचीत करके इसको ये बहा सकते हो। विसर्जन के तरीके यही है सर। गंगा में आदमी अपने पाप बोल के छोड़ता है, ये गलती करी मैंने। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि पानी आर द वेरी मेमोरी रखने वाली चीज़ है। पानी के अंदर में बहुत ज़्यादा मेमोरी है, जस्ट लाइक माइंड में जैसे मेमोरी है तो पानी के अंदर में भी है, क्योंकि उसमें जीवन कैरी होता है, राइट? उसमें जीवन कैरी होता तो मेमोरी तो होनी ही चाहिए। अब तक के रिसर्चेस, आप अगर विश्वास नहीं होता तो उसको आप जस्ट एक बार रिसर्च करना। सो पानी में वो कह देते हैं कि याद रखना मैं ये चीज़ छोड़ चुका, तो अब हर बार वो याद दिलाती रहेगी। अब वैसे ही इन चीज़ों को विसर्जन करने का जो ट्रस्ट है ना, किसी से बात करो, रिलीज हो जाएगी वो ऐसा जो आपकी बातें सुन सकें। पार्टनर्स में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुने। हाँ, एवरी पर्सन में तो एवरी रिलेशन में अगर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हों, तो आपके पार्टनर्स के साथ में भी इस तरह का एक रिलेशन मेंटेन होना चाहिए कि आप लोग ऐसी बातें करो जो कि एक, जैसे कि मैं अपनी विचार रखूं, बातें रखूं, तो आप उसमें सहायक हों और नहीं हो तो और पार्टिसिपेट करो उस बात पे, और एक कन्वर्सेशन करो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो एक दूसरे को अच्छा लगेगा। हाँ, अगर पार्टनर को जजमेंट पसंद नहीं है तो आप इस चीज़ से इनकार करें, इस चीज़ से परहेज करें या इस चीज़ को अलग ही रखें। लेकिन हाँ, सभी चीज़ें डिपेंड करती है मूड पे, और मूड चेहरे आपको बता देते हैं क्या चल रहा है। तो ये आपको ये आईना देखना आना चाहिए आपको। चेहरा एक आईना है। और अगेन फिर से हमें एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा चल गया। तो फिर कोई अच्छी बात निकालने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि दिमाग एक आईना है, वो आईना जहाँ पे तस्वीरें बनती ही रहती हैं, और जब कोई तस्वीर नहीं बनता तब आप उसे देख ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो आपकी तो तस्वीर बनेगी ही। दैट्स इट। फ्रंट से देखो तो, साइड से देखोगे तो फिर जो बन रही है वो बनेगा उसमें। सो मन ऐसा ही है, मन को शांत करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी दर्पण में कुछ ना बनना, या कोई एक ऐसा दर्पण जिसे हम कुछ देख ही नहीं सकते हों। दैट्स इट। सो ऐसा नहीं हो सकता। बी प्रैक्टिकल, बी नेचुरल। सो वी आर द लिविंग entities, the happy living entities, and we are the very grow
हम बहुत ज़्यादा विकसित हैं और भी विकसित हो रहे हैं। हमारी जनरेशन तो पता नहीं कितना विकास करेगा सभी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी इवन। ओके, ये शायद किसी तरीके का, किसी अलग तरीके का एनर्जी को खोज सकें। वंस अगेन गुड नाइट। स्टे ट्यून्ड। Thank you.